हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आप इसलिए इस वीडियो को क्लिक किए क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि आप देने वाले सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम। देखो, बोर्ड देने वाले हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है क्योंकि मार्किंग स्कीम बहुत अलग है बोर्ड के, और उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलते हैं और ऊपर से आपको थोड़ा दिक्कत होती है कि क्वेश्चन कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो मैं लेके आ गई हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि सबसे पहला चैप्टर लेके आ गई हूँ जिससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो। सारे टाइप के क्वेश्चन का सलूशन सिर्फ एक जगह मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। यानी कि अब से आपको चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करने, कैसे एकदम क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करने हैं आंसर्स को, कैसे प्रिसाइज वे में लिखने हैं, कैसे मार्किंग स्कीम काम करती है, कैसे और किस टाइप के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। हम ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो एमसीक्यू से शुरू होती है, और यहाँ भी हम सबसे पहला शुरुआत किससे करने वाले हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करने वाले हैं। और तो सबसे पहला क्वेश्चन, that is the money value of all the final goods and services produced by the normal resident of country। आपको पता है कि अगर यहाँ रेजिडेंट की बात की जा रही है, डोमेस्टिक की बात नहीं की जा रही है। अब तुम डोमेस्टिक हो यानी कि तुम सिटीजन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जितने भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा जो मनी वैल्यू है और सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उसको एक ही चीज़ कहते हैं और वो है नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम पढ़ेंगे लेकिन क्योंकि ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो ये हम चीज़ों को स्किप करते हैं। अब ये बात बताइए, ये वाले क्वेश्चन कि नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों नेशनल इनकम ही नहीं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हम सबको, सारी चीज़ को किस में? मॉनेटरी टर्म में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज आउटपुट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज वैल्यूड एट, जितने भी आउटपुट होते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को किस पे मेजर करते हैं? ठीक है, वैल्यूड प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, या फैक्टर कॉस्ट पे। देखो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसको हम वैल्यू करते हैं वो डिपेंड करता है किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे नहीं, हम फैक्टर कॉस्ट के बेसिस या मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम उत्पादन की बात करें, फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो वो फैक्टर कॉस्ट पे होता है एंड उसको जब हम सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो मार्केट प्राइस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एंड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की जो बात की जा रही है, हम उसको अगर बेचना है तो किस पे मेजर करेंगे? ठीक है, मार्केट प्राइस पे। अगर पैसा देना है तो फैक्टर कॉस्ट, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करना उसको हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर सोल्ड टू फाइनल यूजर ड्यूरिंग द ईयर। देखो, हमने कहा था कि कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, कई प्रकार के गुड्स होते हैं। हमने कहा एक फाइनल गुड्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना है, यानी कि आगे चल के उत्पादन प्रक्रिया में काम आएंगे, है ना? उत्पादन प्रक्रिया में काम आएंगे, ऐसे रॉ मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, फाइनल गुड्स हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन से गुड्स ऐसे हैं, दैट्स आर दोज गुड्स and services which are sold to the final user during the year। फाइनल यूजर को हम दोनों बेच सकते हैं, बेचने की बात की जा रही है, बेचने की बात की जा रही है। हम फाइनल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, तो भैया हम दोनों बेच सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है ना? अब देखोगे, कहोगे मैम आंसर तो ए ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड्स की बात किया जा रहा है ड्यूरिंग ए ईयर, फाइनल यूजर की बात की जा रही है, हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट वन,
फाइनल गुड्स सेटिस्फाई वांट ऑफ कंज्यूमर इनडायरेक्टली। देखो कह रहा है जो फाइनल गुड्स है ये हमारी चाहतों को इनडायरेक्टली पूरा करता है। एक बात बताओ, अगर हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो कैसे फाइनल गुड्स इनडायरेक्टली हमारी चाहतों को पूरा कर सकता है? फाइनल गुड्स क्या करता है, एक मिनट फाइनल गुड्स क्या करता है? देखो गुड्स चाहे कोई भी हो हमारी चाहतों को सेटिस्फाई ज़रूर करता है, क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसी पावर है ना हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए, है ना, कुछ तो ऐसी पावर है ना हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए, तभी तो वो क्या कर रहा है, हमारी चाहतों को पूरा कर रहा है। दैट्स इट। अब ये कह रहा है जो फाइनल गुड्स है सेटिस्फाई वांट ऑफ कंज्यूमर इनडायरेक्टली। अब फाइनल गुड्स इनडायरेक्टली कैसे, इंटरमीडिएट गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करना है ना, फाइनल गुड्स कैसे इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लो जो आईसी है ना, आईसी जैसे मान लो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, आईसी मतलब रॉ मटेरियल। जब भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे फाइनल गुड्स से रिलेटेड है। जैसे अगर हमको पनीर की सब्जी खानी है, पनीर की सब्जी एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, तो पनीर की सब्जी के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, ठीक है। तो पनीर हमारा इनडायरेक्ट है, लेकिन पनीर की सब्जी जो है, पनीर करी है, वो डायरेक्ट है, और पनीर करी क्या है, फाइनल गुड्स है, और ये डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए गलत है, ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फॉर। देखो हम हमेशा कहते हैं कि फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स मान लीजिए दो प्रकार की होती हैं फाइनल गुड्स। हमने कहा था जो गुड्स होती हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, सेमी प्रोड्यूस गुड्स कहते हैं या रॉ मटेरियल, ठीक है, एक रॉ मटेरियल कहते हैं। दूसरा हमने कहा था फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुएं हमने कहा था, तो अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक या तो हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, कंजम्पशन पर्पस से यूज करते हैं, और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज करते हैं। किस लिए हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज कर सकते हैं? तो फाइनल गुड्स दोनों के लिए यूज हो सकती हैं, वेदर इट इज फॉर कंजम्पशन, वेदर इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों चीज के लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। These are goods that help in the production of other goods। हमने हमेशा कहा है आपको एक चीज कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे के उत्पादन में मदद कर रही है, तो बेटा एक चीज बताए हैं, वो है आपके कौन से गुड्स। देखो दूसरा किसी में कैसे कोई मदद कर सकता है, दूसरे किसी में कैसे कोई मदद कर सकता है, हेल्प कर रिप्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दैट आर द गुड्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो यहाँ पे गुड्स की बात की जा रही है, तो कौन से गुड्स है, कौन से गुड्स है, प्रोड्यूसर गुड्स है, ट्रांसफर गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, या फाइनल गुड्स है। देखो यहाँ पे अगर ये रहता कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी रहता प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये रहता कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अगर थोड़ा सा भी यहाँ रहता कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट मशीन आ जाता, यानी कि ये आ जाता हमारा फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स में आ जाता हमारा कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उस गुड्स की बात की जा रही है जो कि हम फाइनल गुड्स की ओर जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनल गुड्स। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है कि प्रोड्यूसर गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। बेटा प्रोड्यूसर गुड्स सारे प्रोड्यूसर गुड्स ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना सारे फाइनल गुड्स हो, है ना, प्रोड्यूसर गुड्स सारे फाइनल गुड्स हो, ये ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है, इसीलिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सारे प्रोड्यूसर गुड्स फाइनल गुड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, दैट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। कह रहा है ये वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा एज ए इनपुट इनटू अ फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कितना बढ़िया, देखो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि इनपुट की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्लियरली किस चीज़ की बात की जा रही है, इनपुट की बात की जा रही है, कि दैट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के द्वारा एज ए इनपुट
into the further stage of production। तो किस चीज़ की बात की जा रही है? प्रोड्यूसर गुड्स की बात की जा रही है कि प्रोड्यूसर गुड्स को हम फर्दर प्रोड्यूसर एज ए इनपुट के रूप में यूज़ करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कहते हैं? देखो, इंटरमीडिएट्स को हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट को गुड्स को हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल भी कहते हैं। ये फैक्टर गुड्स नहीं होते हैं, नॉन फैक्टर गुड्स होते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, इसी को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, या इसी को हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट इस पर डिफाइन नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं नॉन फैक्टर गुड्स। क्या बोलते हैं? नॉन फैक्टर गुड्स भी बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के हो गए। तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स आर नोन एज नॉन फैक्टर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट्स कैन नॉट बी रीसोल्ड इन द मार्केट। ओहो, अब बताओ ये क्या सोल्ड नहीं किया जा सकता? इंटरमीडिएट गुड्स को सोल्ड नहीं किया जा सकता मार्केट में। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स को क्या लिखा? रीसोल्ड। सोल्ड तो किया, रीसोल्ड। तो रीसोल्ड तो फाइनल गुड्स को किया जाता है ना, रीसोल्ड। तो इंटरमीडिएट गुड्स एक ही बार, इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल, जैसे मान लो आलू की सब्जी बनाना हो, तो आलू तो एक ही बार यूज होगा ना, कि फिर से हम सब्जी बना के आलू धो के फिर टेप से चिपका के फिर से बेच देंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम मार्केट में फिर से रीसोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं कर सकते। दैन कैन नॉट लिखा है तो बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते भैया, ठीक है। नेक्स्ट वन, नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे ये मैथड से रिलेटेड है, तो हम इसको नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये भी हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। हाँ, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इसका डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है। हमने आपको क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्टॉक का मतलब क्या होता है एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टॉक का मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जिसपे पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। और फ्लो मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। क्या करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, उसको फ्लो करते हैं, ठीक है। दैट इज द क्वांटिटी दैट मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में किसको मेजर करते हैं? फ्लो को करते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में किसको मेजर करते हैं? फ्लो को करते हैं। अब देखो, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम भी तो फ्लो हुआ ना, नेशनल इनकम भी क्या हुआ? फ्लो हुआ। स्टॉक है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन की बात करें, दैट इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है? फ्लो ही होता है। नेक्स्ट वन, नेशनल इनकम मेजर द, देखो ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी नेशनल इनकम से रिलेटेड है। इस ट्रांसफर पेमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, हमने कहा था दो टाइप के इनकम होते हैं, है ना, दो टाइप के इनकम होते हैं। एक होता है आपका कारक आय, जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम, यानी कि हस्तांतरित, ठीक है। तो जो फैक्टर इनकम होता है ना बेटा, ये जो होता है ये काम के बदले होता है, ठीक है। ये काम के बदले होता है, यानी कि काम के बदले, वर्क के बदले में। और वर्क के बदले में जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि ये फ्री का पैसा होता है। तो आप इसी से समझ गए, ट्रांसफर पेमेंट इज डैश फ्रॉम द नेशनल इनकम, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंक्लूड नहीं किया जाता है, दैट्स इट। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फिनेंशियल असेट्स का सेल एंड परचेज एक्सक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम से? हमने आपको जब क्लास लिया था यूट्यूब पे तभी भी एक्सप्लेन किया था कि कभी भी अगर नेशनल इनकम की बात करेंगे कभी भी, तो हम उसमें फिनेंशियल असेट्स को कंसीडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। फिनेंशियल असेट यानी कि शेयर वगैरह की बातें करते ही नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, यस एक्सक्लूड करते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कह रहा कौन सा एग्जाम्पल है ट्रांसफर पेमेंट का, भाई सब एग्जाम्पल है। गिफ्ट भी क्या है, फ्री का, वन साइडेड प्यार है, डोनेशन भी फ्री का है, ओल्ड एज पेंशन भी, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो से पढ़ते हैं। देखिए आ गया, डैश इज द डिफाइन एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ पेमेंट and receipt of goods and services and factor services between different sector of economy, factor flow, circular flow, income flow या economic flow। देखो अगर आपको याद हो तो हमने जब क्लास में डिस्कस किया था तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक सर्कल में डिफाइन करता है कि कैसे हम क्या करते हैं, गुड्स एंड दो चीज़ों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है, कैसे प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फेज वर्क करते हैं, तो इस बारे में पढ़ा था। और एक डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल में, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल में पढ़ा था। तो ये उसी की तो बात की जा रही है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द सर्कुलर इनकम इज ट्रू, कह रहा है सर्कुलर इनकम के बारे में कौन सा इसमें से सही है। देखो ये फ्लो है नेचर में, बिल्कुल सही है। इट इज कॉन्सेंट, इट इज जनरेट इनकम, और ये कांस्टेंट होता है। जैसे 10,000 प्रोडक्शन हो रहा है तो 10,000 क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 10,000 ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बिल्कुल सही है। Next one is that consist of flow of factor service and flow of goods and service among the different sector of economy। सर्कुलर फ्लो की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर आ गया है ना, और जब भी किसी चीज़ में डिफरेंट सेक्टर आ जाता है तो किस चीज़ की बात की जाती है, ध्यान से देखना। यहाँ पे फैक्टर सर्विस की बात की जा रही है, यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है। सर्विस, ठीक है, पैसे की कहीं बात की नहीं गई है। तो हमने कहा था 2 सेक्टर की बात करें, अगर 2 सेक्टर, एक फर्म है और दूसरा हाउस होल्ड है, ठीक है, ये हाउस होल्ड है, एक फर्म है। हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड जाके यहाँ सर्विस देते हैं, सर्विस लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म में फर्म सर्विस देते हैं। और जो फर्म होती है हमें या तो गुड्स के फॉर्म में कुछ देती है या तो सर्विसेज के फॉर्म में कुछ देती है, लेकिन पैसे की बात कहीं नहीं की गई है। तो जब पैसे की बात कहीं नहीं की जाती है तो उसको हम कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है डैश कंसिस्ट ऑफ अ फ्लो ऑफ मनी इनकम फॉर फैक्टर सर्विस एंड मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तो बहुत क्लियर बात की जा रही है कि देखो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ मनी इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के लिए जो इनकम मिल रहा है, यानी एक्सपेंडिचर जो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे कह रहा है गुड्स एंड हाउस होल्ड है, ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है। अब यहाँ पे क्लियरली बात ये किया जा रहा है कि हाउस होल्ड जाके काम करते हैं, काम करते हैं तो फॉर्म क्या देती है, इनको पैसा देती है। फॉर्म क्या देती है, पैसा देती है, यानी कि फॉर्म देती है वेजेस, रेंट देती है ना, रेंट देती है, प्रॉफिट देती है, इंटरेस्ट देती है। और ये क्या करते हैं, जाके खर्च कर देते हैं, किस पे, फॉर्म पे, खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है ना भाई। तो यहाँ पे मनी ऑलरेडी दे दिया गया है तो मनी फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनी फ्लो हो जाएगा। डैश आर द मेन ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो मेन ऑनर होता है वो कौन होता है, ये भी कोई बताने की बात है। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन चलाता है, भाई इंसान चलाता है, तो हाउस होल्ड होता है, बिजनेस सेक्टर फर्म्स नहीं, हाउस होल्ड होता है। ऑनर कौन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड होता है। चलिए, गवर्नमेंट हायर्स फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहा गवर्नमेंट हायर करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। गवर्नमेंट क्यों हायर करेगा, या 2 लोग के बीच की बात है, 2 लोग में निपट जाएगी ना। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि फर्म को उत्पादन करना तो फर्म हायर करेगा,
वाई शुड गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट को करना चाहिए? तो ये बिल्कुल गलत बात किया जा रहा है, ठीक है। ये बिजनेस हायर कर सकती है ना अपने अकॉर्डिंग। अब बहुत हो गया ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा सा किस पे, मतलब एमसीक्यू हो गया। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टकट क्वेश्चन कैसे काम करते हैं, लॉन्ग कट। देखिए यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ 2 सेक्टर मॉडल की बात की जा रही है। इफ हाउस होल्ड स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन द बाइंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, हाउस होल्ड है सारा पैसा कंज्यूमर गुड्स को खरीदने में खर्च कर दे रही है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द फर्म, फर्म जितना प्रोड्यूस हो रहा सब, एंड फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल देयर मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट टू द हाउस होल्ड। ऑब्वियसली बात है, 2 ही लोग हैं, एक फर्म है और दूसरा हाउस होल्ड है, ठीक है। हाउस होल्ड जा रहा है काम करने, तो फर्म पूरा पैसा क्या कर रही है, बांट दे रही है रेंट, वेजेस, ठीक है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के फॉर्म में, और ये भी जाके पूरा पैसा यहाँ पे खर्च कर दे रहे हैं। हमने कहा सही बात है। कह रहे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिमेन्स, तो बताओ जब जितना कमा रहे हैं उतना पूरा खर्च ही कर दे रहे हैं, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या रहेगा? ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, कि मान लो फर्म हमको, ठीक है, 10,000 दी रेंट वेजेस प्रॉफिट मिला के, और हम 10,000 जाके खत्म कर दिए, तो क्या है, कांस्टेंट है ना, कहाँ मिनिमम मैक्सिमम की बात की जा रही है? यहाँ पर ना तो लीकेज हो रहा है, ना तो इंजेक्शन की बात की जा रही है, ना तो लीकेज की बात की जा रही है, ना तो इंजेक्शन की बात की जा रही है। ये भी थोड़ा देख लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में काफी ट्रिकी लगते हैं, आपको थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है एज अ हाउस होल्ड स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड पूरा अपना पैसा खर्च कर दे रहा है, ठीक है, फ्रॉम द फर्म। टोटल मनी रिसीट फ्रॉम द फर्म विल बी टू द टोटल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, इक्वल होगा ना, जितना पैसा पा रहा है उतना खर्च कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट वन, टोटल इनकम हाउस होल्ड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म ऑन द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कह रहा है कि जो टोटल इनकम होगा उसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ट्रू हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन। अब तो ये तो डायरेक्ट या तो आर तो या तो पार, यानी कि इसको आप चूज करोगे तो अगर 1 नंबर मिल रहा तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, कटना होगा तो पूरा एक साथ कटेगा। इसमें आधा नंबर वाला स्कोप रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्कोप है, हर एक स्थिति में पैसा कमाने का स्कोप है, यानी कि नंबर गेन करने का। हर एक स्टेप पे अगर आप पूरा आंसर सही नहीं भी लिखते हो लेकिन कुछ सही लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। कैसे? हालांकि आंसर दिया है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कैसे क्रिएटिव वे में लिखें कि हमको अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अब चलते हैं एमसीक्यू करने के बाद जो आपके लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में हम जैसे कि कहें कि आर या तो प्यार, ठीक है, यानी कि नंबर मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो गया तो पूरा गया। लेकिन अभी आपके पास चांसेस है जिससे कि हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट, हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि कैसे किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन पूछने आते हैं एंड कैसे उसको लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिखने वाले क्वेश्चंस हैं ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या वर्ड का सिलेक्शन करते हो, कैसे लिखते हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, अगर सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे आप कुछ भी अगर आप सोच रहे हो कि रट के जाओ लिख दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन थोड़ी ना पूछ रहा है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़े थे वो जाके लिए, मतलब आप क्या समझते हो उसके बारे में पूछ रहा है, और इसमें आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले खुद को एनालिसिस करो, क्योंकि वहां पे सेम चीजें याद रहेंगी नहीं। तो आप सोचो आप क्या पढ़े हो, क्योंकि इनकम की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इनकम की बात की जा रही है, फ्लो ऑफ मनी की बात करिए, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, थ्रू द फ्लो ऑफ सर्विसेज की बात की जा रही है, मनी की बात की जा रही है, गुड्स की बात की जा रही है, एंड बहुत यानी कि फ्लो की बात की जा रही है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के जितने भी फ्लो हो रहे हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब आती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, सर्विसेज, गुड्स एंड मोर,
ठीक है, यानी कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, यानी कि सर्कुलर फ्लो में, ठीक है, तो यहाँ से कैसे यहाँ जा रहा है, यहाँ से कैसे यहाँ जा रहा है, यहाँ से कैसे यहाँ जा रहा है, ये फ्लो कैसे काम कर रहा है, चाहे वो मनी का हो, सर्विसेज का, गुड्स का, और जिसका भी हो। दिस सर्कुलेशन हैपन इन टर्म ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि आप चाहो तो छोटा सा, अगर 2 नंबर का है तो क्या करो, ये मीनिंग लिख दो एंड यहाँ पे छोटा सा बना सकते हो प्रोडक्शन फेज, यहाँ प्रोडक्शन लिख सकते हो, प्रोडक्शन फेज लिख सकते हो, या फिर जनरेशन फेज लिख दो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज लिख दो, यानी कि इनकम फेज लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर फेज लिख दो। थोड़ा क्रिएटिविटी दिखेगा ना, तो जो कॉपी चेक करेगा ना वो इसको देखेगा, नहीं कहेगा कितना बढ़िया है, कितना लाजवाब स्टूडेंट है, देखो क्या बनाया। हमने क्या कर दिया, इसको क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन टर्म ऑफ इनकम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, एंड एट द एंड ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और हाउस होल्ड से फर्म के बीच में जब करते हैं तो इन टर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सारे फेज को एक्सप्लेन किया गया। कुल मिला जुला के क्या किया गया, सारे फेज को एक्सप्लेन किया गया कि कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ सर्विस, फ्लो ऑफ गुड्स एंड जो भी चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सर्कुलर प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होता है, फिर वो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड जो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए हाउस होल्ड, वो फिर आके क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, जो ओवरऑल किसे अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर के पास आ जाता है। ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर के हिसाब से लिखेंगे, यानी कि अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। वैसे 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, या 2 से 3 नंबर का आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, कभी भी किसी भी आंसर को क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका पैसेज वाला सिस्टम ना थोड़ा सा एग्जामिनर को बोर कर देता है, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए कि आपकी कॉपी दूसरों से अलग क्यों है। सिंपल सी बात है, जैसे मेरे हिंदी में 98 मार्क्स आए थे। मैं हिंदी में उतनी अच्छी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो ज़रूरी नहीं है मैं हिंदी में अच्छी हूँ, मेरा हिंदी उतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, लेकिन मैंने हिंदी को लिखने का जो वे था इतना अच्छे से बदल दिया था। लाइक अगर मुझे हिंदी लिखनी है तो मुझे पता है कि सब सेम चीज़ लिखेंगे, हिंदी में गलत कौन करता है भाई, हिंदी में गलत करने का इसको बहुत कम है, लेकिन लिखने का तरीका इज़ वेरी यूनिक मेरा। तो मेरा था, क्योंकि मैं भी सीबीएसई बोर्ड के में से थी, जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड में हो, तो मैंने लिखने का अप्रोच बदला, यानी कि कैसे हम सेम आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे क्रिएटिव वे में कि एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट देखते ही पता चल जाए हाँ ये सही लिखा है, यानी कि उसको मेहनत ना करना पड़े। एग्जामिनर यही चाहता है, जैसे उसको मेहनत करने की जरूरत पड़ी तुरंत आपका नंबर कट करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करना मत भूलिए, ठीक है। जैसे अगर हमको इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया हो, तो अगर मैं इसको लिखती कि हमने लिखती तो हम क्या लिखते, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ इनकम, सर्विस, गुड्स एंड मोर, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देते। एंड उसके बाद हम क्या करते, सर्कुलर फ्लो इन टर्म ऑफ इनकम, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एट द एंड ऑफ द सर्कुलेशन हाउस होल्ड टू फर्म क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देते थे, इससे क्या होता था, एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये बेसिकली 3 नंबर का आता है, 3 या 4 नंबर का आएगा। एक्सप्लेन द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ ये नहीं पूछा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे पूछा जरूर है इनडायरेक्टली कि आप क्या समझते हो, यानी कि डायरेक्ट आप ये मत लिख देना कि हाँ ये फलाना फेज है, ढमकाना फेज है, नहीं, आपको एक लाइन में जरूर लिखना है कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, ठीक है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि जो हम यहाँ पढ़े थे सेम उठा के ऊपर वाला लाइन लिख देंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, सर्विस, गुड्स एंड मोर, यहाँ लिख देंगे। एंड फॉलोइंग आर द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऐसे लिख सकते हैं ना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज एंड मोर, एंड फॉलोइंग आर द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जब ऐसे हम करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे 3 डिफरेंट फेजेस, यानी कि हम अलग अलग फेजेस लिख दिए कि 3 डिफरेंट फेजेस कौन से हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला फेज लिखेंगे, जैसे हमने कहा इस वाले क्वेश्चन से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए मैं लिख के आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन अच्छे से।
सबसे पहली बात यहाँ आंसर लिखिए, लिख दी, क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं लिखना रहता है, तो आप यहाँ लिखेंगे सर्कुलर, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ एकदम क्लीन होनी चाहिए। फ्लो ऑफ इनकम refers to flow of money, goods, services and more, यानी कि हम सर्कुलर लिख दें। अब लिख देंगे यहाँ के बाद फॉलोइंग यानी कि नीचे की बात कर रहे हैं, फॉलोइंग आर दी, क्या लिखेंगे, थ्री फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ ऐसे हम लिख देंगे। अब थोड़ा सा स्मार्ट मूव बनाने के लिए हम क्या, क्योंकि 3 फेजेस पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड इसका फिगर बना देंगे और एक साइड हम थ्योरेटिकल वाला पोर्शन लिख देंगे। यानी कि हम इतना लिखने के बाद क्या करें, यहाँ छोटा छोटा लिख देंगे कि ये प्रोडक्शन फेज है, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन फेज लिख दिए, स्टेज 1 करके प्रोडक्शन फेज, और प्रोडक्शन फेज लिखने के बाद इसका कोई और नाम है तो छोटा सा लिख देंगे। प्रोडक्शन फेज के बाद यहाँ तीर लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ तीर लगा के हम क्या लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज लिख देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज लिख देंगे। कुल मिला जुला के एक जो इमेज है ना वो ज़रूर बनाइए, ठीक है, यहाँ डिस्पोजिशन फेज लिख देंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये तीर यहाँ लग देंगे। यानी कि ये सर्कुलर फ्लो लग रहा है अभी ना, क्योंकि सर्कल जैसे हालांकि उतना नहीं लग रहा है, हमें थोड़ा सा और स्पेसियस थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, ठीक है, ये लग गया। अब हम स्टेज 1 लिख देंगे या फेज 1 लिख देंगे। यहाँ पे फेज 1 लिखे हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्शन फेज, या प्रोडक्शन फेज को हम, ठीक है, प्रोडक्शन फेज तो लिखे, और यहाँ पे क्या ब्रैकेट में लिख देंगे जनरेशन फेज, क्या लिख देंगे, जनरेशन फेज, यहाँ जनरेशन फेज लिख दिए। अब जनरेशन फेज लिखने के बाद हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। इस फेज में फर्म मैन्युफैक्चर करती है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद असिस्टेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और फैक्टर सर्विसेज को ब्रैकेट में लिख दीजिए। लैंड का इस्तेमाल करती हैं, लेबर का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, कैपिटल का इस्तेमाल करती हैं, और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। जनरेशन फेज खत्म। उसके बाद जैसे जनरेशन फेज खत्म हुआ, उसके बाद आएंगे सेकेंड फेज पे, यानी कि सेकेंड फेज यहाँ पे आ गया, यहाँ सेकेंड फेज लिख दीजिए, सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज में यहाँ पे लिख दीजिए क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज को फिर आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, इनकम फेज लिख सकते हो। यहाँ पे इनकम फेज लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए, यहाँ इनकम फेज लिखे, और इनकम फेज लिखने के बाद ये चीज उठा के एक्सप्लेन कर दीजिए कि दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम which comprises rent, interest, wages and profit from the firm to household, ठीक है। और अगर ऐसा लिख रहे हो तो यहाँ से लिखने के बाद ना, तो यहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्म बना लो और इसको ब्रैकेट में कर लो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ना ना पड़े। फॉर्म लिख लिए और फॉर्म के आगे तीर लगा दो, ठीक है, और तीर लगा के ऐसे बना दो, और यहाँ पे हाउस होल्ड लिख दो छोटा सा, ठीक है। हाउस होल्ड लिख दिए। हाउस होल्ड लिखने के बाद जो तीर लगाए हो ना, यहाँ पे लिख दो वेजेस छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दो छोटा सा, यहाँ पे कैपिटल लिख दो थोड़ा सा, और यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, ठीक है। अब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइन लिखे उसके बाद ये लिख दी। एग्जामिनर कहेगा बहुत चालाक है ना, बहुत बढ़िया स्मार्ट स्टूडेंट है, और इससे क्या होगा, कॉपी भी बहुत जल्दी भरती है ना। और आपको पता है बोर्ड में लिखने ही पड़ते हैं, बिना कॉपी भरे नंबर नहीं पा सकते। कॉपी भरने का मतलब नहीं कि कुछ भी लिख दो, मतलब कि लिखना पड़ता है ना। एमसीक्यू जैसे नहीं टिक लगाया बस वाह वाह क्या बात है, हो गया शाबाश, ऐसा नहीं होता है ना, हम कर ही नहीं सकते ऐसा, ठीक है। इसका करने के बाद हमारा लास्ट फेज आया, ठीक है। अब आया थर्ड फेज। अब हम यहाँ थर्ड फेज लिख देंगे। थर्ड फेज क्या है, डिस्पोजिशन फेज, और डिस्पोजिशन फेज यहाँ लिखें, और डिस्पोजिशन फेज लिखने के बाद हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर फेज, है ना, व्यय का चरण। यहाँ एक्सपेंडिचर फेज लिख दिए। अब एक्सपेंडिचर फेज में क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर फेज में क्या है, हियर द डिस्पोजिशन फेज, इनकम कलेक्टेड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज यूज टू, क्या करेंगे, यूज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर बाय फर्म, यानी कि फर्म पे ही खर्च करेंगे, है ना। तो आप छोटा सा इसमें ये बना सकते हो, यहाँ पे आप फॉर्म हाउस होल्ड लिख लो या फॉर्म लिख लो, ठीक है। अब ये क्या डिस्पोजिशन यानी कि खर्चा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे हाउस होल्ड निकालो, यहाँ एक्सपेंडिचर लिख दो और यहाँ पे खर्च लिख दो, तीर बना के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, टू गेट, यहाँ पे लिख दो छोटा सा, टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज, टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पाने के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। देखो कम से कम टाइम में देखो इसको लिखने में ज्यादा समय नहीं बीतेगा, लेकिन ये लाइन सोच के लिखने में बहुत समय जाएगा। एकदम ऑनेस्टली सोच लो, क्योंकि हम याद रट के तो नहीं जा रहे हैं, और हम बच्चे हैं, अभी क्लास 12th में जस्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, सोच के लिख रहे हैं, और सोच के लिखने में आपको ग्रामेटिकल भी मिस्टेक देखना होता है ना। इस वजह से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बहुत ईजिली आंसर को एकदम इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब उसी चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, गिव द टू डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। और ये इस टाइप के क्वेश्चन या तो 2 नंबर के पूछे जाते हैं या फिर 3 नंबर के, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, स्टॉक एंड फ्लो के बीच डिफरेंस लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे। देखो अगर कभी भी आपके एग्जाम में लिखा है कि डिफरेंस लिखिए, तो सबसे पहले आप एक मतलब लॉजिक लगा लीजिए कि डायरेक्ट डिफरेंस लिखना मत शुरू करिए, ठीक है। एक लाइन जरूर लिखिए उन दोनों के बारे में। एक लाइन जैसे ही लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ पहले इंट्रोडक्शन दे रही है, कि जैसे बताया जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो पहले इन दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो पता होना चाहिए ना, तभी ना हम क्या करेंगे, डिफरेंस पता कर पाएंगे। तो जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता ही नहीं होगा तो हम कैसे डिफरेंस पता कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया, क्योंकि मैं सोची थी यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगी कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस लिखने से पहले यहाँ स्टॉक डालना, ठीक है, एंड यहाँ फ्लो डालना, ठीक है। एक लाइन क्योंकि 3 नंबर का है। अब यहाँ पे लिख देना स्टॉक, या फिर लिख देना वेरिएबल विच मेजर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर point of time is known as stock। एक ऐसा वेरिएबल चर जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। सेम यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी सेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वेरिएबल विच मेजर एट अ पर्टिकुलर, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा, जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा हम इसको क्या कह देंगे, फ्लो कह देंगे। इतना लिखने के बाद हम चल जाएंगे टेबल बनाने, है ना, क्योंकि टेबल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो कि पैसेज में लिख दो और आपको एग्जामिनर नंबर दे दे, बहुत गलत तो सोच रहे हो, ऐसा सोचना भी मत, बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि एग्जामिनर को क्रिएटिव वे में चाहिए आपका कॉपी, ठीक है। एग्जामिनर को क्या चाहिए, क्रिएटिव में चाहिए। और क्रिएटिव में कैसे मिलेगा कॉपी, ठीक है, क्रिएटिव में क्या मिलेगा, ठीक है, क्रिएटिव में क्या मिलेगा, मतलब एग्जामिनर को पढ़ने के लिए टाइम कम खर्च होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो कितने अच्छे से टू डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, एकदम क्रिएटिव में क्या पैरामीटर सेट किया गया, किस बेसिस हम डिफाइन कर रहे हैं कि स्टॉक एंड फ्लो है, लिखा पूरी बात है, पूरी बात लिखा है। सेम आप पैराग्राफ में लिखोगे, पूरी बात लिखोगे, लेकिन एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अगेन मेहनत नहीं कराना है, ठीक है। टाइम डायमेंशन की बात कर रहे थे, कह रहे देयर इज नो टाइम डायमेंशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप पहले ही लिख चुके हो, ठीक है। टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट एट द मैग्नीट्यूड दैट कैन बी स्केल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम डायमेंशन क्या है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन की बात नहीं है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें, ये स्टैटिक होता है, और फ्लो जो होता है ये डायनेमिक होता है। एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक भी डायनेमिक हो सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, 1-2 एग्जाम्पल लिख दो, जैसे नेशनल वेल्थ हो गया एग्जाम्पल, तो आप पर्सनल एग्जाम्पल भी बना के लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ हीरो होंडा बाइक इन द बैंगलोर, क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, बैंगलोर में कितना हीरो होंडा बाइक है। यहाँ पे देखो फ्लो में हीरो होंडा कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम 1 साल की बात की जा रही है कि 2018 में कितना हीरो होंडा बाइक को मैन्युफैक्चर किया गया। और नेशनल इनकम क्या होता है, फ्लो होता है।
स्टॉक नहीं पता है तो मनी सप्लाई लिख दो, कुछ भी एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो आर देयर, कितने टाइप के हैं, सेम चीज है, 2 टाइप के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं, देखिए ठीक है। आपको क्लियरली देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो कितने होते हैं, 2 फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है। अब रियल फ्लो से बना नहीं देना है, डिपेंड करता है कितने नंबर का, अगर 3 नंबर का है तो आप लिखने के साथ साथ बनाना सीखो, इसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं रियल फ्लो है तो रियल फ्लो का मतलब एक फॉर्म है और एक हाउस होल्ड है, इसमें क्या बात हो रही है पूरा का पूरा लिखना है। हम नहीं शॉर्टकट लिख रहे हैं तो आपको भी शॉर्ट करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक फॉर्म है, एक हाउस होल्ड है, इसका मतलब यहाँ पे सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, रियल की बात हो रही है। जैसे हाउस होल्ड गए और हाउस होल्ड फॉर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विस दिया, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दिए, बिल्कुल दिए, और बदले में फॉर्म क्या दिया, बदले में फॉर्म उत्पादन कर रहा गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया। तो यही कुल मिला जुला के जो बनाए हैं वही लिख देना है कि द टर्म रियल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, एंड सिमिलरली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, सेम चीज लिखे, सेम चीज इमेज कर दिए। तो अगर आप ये बनाओगे ना तो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सही किया है, नंबर दे दो। फिर मनी फ्लो में आओगे तो मनी फ्लो में क्या करना है, सेम वही, एक फॉर्म बना लो, ठीक है, और एक हाउस होल्ड बना लो, ठीक है, एक फॉर्म बना लो और एक हाउस होल्ड बना लो, बस यहाँ पे हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे कह रहा है मनी फ्लो, सिर्फ पैसे की बात हो रही है तो मनी फ्लो आपको पता है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट कौन करती है, यहाँ पे फॉर्म हाउस होल्ड को करती है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फैक्टर पेमेंट यहाँ लिख दो और ब्रैकेट में छोटा छोटा क्या लिख सकते हो, वेजेस लिख सकते हो, रेंट लिख सकते हो, इंटरेस्ट लिख सकते हो और प्रॉफिट लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ गया, और फिर फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, यानी कि हाउस होल्ड से फर्म की ओर क्या गया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। इसी चीज़ को जो बना लिखे वो आपको क्या करना है, इसी चीज़ को इमेज में रिप्रेजेंट कर देना। देखो कितना क्रिएटिव वे में हो गया। अब आपको कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता, कभी भी नहीं काट सकता। ये तो हो गया क्या, कितने टाइप के थे, तो हमने कहा रियल फ्लो, मनी फ्लो। अब इसी के बीच में कह रहा डिफरेंस लिखने के लिए, अब कभी भी डिफरेंसेस लिखो तो क्या करो, एक टेबल फॉर्म में ज़रूर लिखो, क्योंकि चार्ट क्या होता है, आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। क्योंकि कभी कभी जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं ना तो हमारे थॉट्स उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, है ना। जितने अच्छे से हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उतने अच्छे से हमारे थॉट एक्सप्रेस हो पाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम टेबल का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रियल फ्लो मनी फ्लो में तो हमने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि काइंड ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है, मनी फ्लो में सिर्फ पैसे की बात की जाती है। डिफिकल्टी इन सब अब देखो यहाँ पे डिफिकल्टी तो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि हम सारी चीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को गुड्स में कन्वर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है यहाँ पे बहुत डिफिकल्टीज पाई जाती है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या कोई डिफिकल्टीज नहीं पाई जाती है। अल्टरनेटिव इसी को हम फिजिकल फ्लो कहते हैं, वास्तविक प्रवाह को, मनी प्रवाह को हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो। कितना आसान हो गया ना, 3 नंबर आपको आराम से मिल गया। अब रोल क्या है गवर्नमेंट सेक्टर का इकोनॉमी में, देखो कभी भी ये जब क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ 2 या 3 नंबर का आता है, इसलिए घबराना मत। गवर्नमेंट सेक्टर है, परफॉर्म करते इकोनॉमिक में एक कुछ अलग अलग एक्टिविटी करी है। जैसे सरकार हमसे क्या चाहती है, सरकार हमसे चाहती है हम खुश रहें, मस्त रहें, और सरकार को भी पैसा देते रहें। सरकार बस हमसे यही चाहती है, बस अपने फीलिंग्स को उठा के रख देना और इंश्योर करना कि कभी भी बोर्ड में लिखो, पॉइंटर्स में लिखो, क्योंकि हर पॉइंट्स के आपको नंबर मिलते हैं, जैसे कि हमने कहा मार्किंग स्कीम के, ठीक है। तो हमेशा पॉइंटर्स में लिखो, पैराग्राफ को अवॉइड करो, क्योंकि पैराग्राफ में भले तुम पूरा पेज भर दो, जैसे बोलते हैं ना हम पूरा कॉपी भर के आए हैं और नंबर आता है 50 100 में से, तो कॉपी भरने से अगर दुनिया में हर चीज़ें हो जाती तो सब कॉपी भर के आते, जो मिलता अकड़म बकड़म कूड़ा कटकट सब भर के आते, नहीं मिलता है ना, क्योंकि हम एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो क्या है, आपके
पापा जैसा है, यानी कि खड़ूस है, यानी कि आपको पढ़ाया हुआ है और वो उसके पास तो पूरी नॉलेज है, उसको नहीं पता है बच्चे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो आप करने की कोशिश कर रहे हो वो तो कई सालों से देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, लिखना है। द सेम क्वेश्चन को उठा के रख देना। गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। पहला, दे कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड फर्म। दोनों लोग से टैक्स लिखती है, दोनों लोग के बीच में बिचौलिया जमींदार वाला काम कर रही है, ठीक है। एंड दे ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। हमको क्या करती है भैया, पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है एंड सब्सिडी भी देती है फर्म को। दे मेक पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म, ठीक है। अगर फर्म से कुछ खरीदती है तो पेमेंट भी करती है। एंड दे सेव एंड बोरो मनी विद द हेल्प ऑफ द फिनेंशियल मार्केट। वो क्या करती है, सेव एंड बोरो करती है पैसे को फिनेंशियल मार्केट से। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स देखें कितना इजीली लिखा गया। तो जब आपके पास डाटा होगा ना तो आप चीज़ों को बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका जो मैंने कराया है, ये अभी जो लेटेस्ट 2024 में आपके पेपर हुए थे, सेम क्वेश्चन आया था, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेम क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एंटिटी प्रेजेंट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। सेम चीज आया था, व्हाट आर डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सब कुछ लिखा हुआ था। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली पूछे गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेम चीजें हैं, उठा के पीवाईक्यू के रूप में। जैसे एक और क्वेश्चन आया था, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसी तरह नेट इन्वेस्टमेंट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। या लिखा हुआ है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक कॉन्सेप्ट है एंड कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट चूज द करंट अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा टाइमर दे रहे हैं, अब इसको जरा करिए, चलिए करिए। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए। हो गया, चलो अब आते हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन है ना, ये सभी को पता है कि ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ लिखा नेट इन्वेस्टमेंट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं, देखो जो स्टॉक होता है हमेशा ये क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, और जो नेट इन्वेस्टमेंट ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए किया गया, डिप्रिसिएशन को माइनस किया गया, और डिप्रिसिएशन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट क्या है, पहला गलत है। दूसरा आते हैं कैपिटल, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया है ना, कैपिटल अगर आप दिखाओ तो जब नेट इन्वेस्टमेंट क्या फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो स्टॉक क्या होगा, स्टॉक एक क्या हो जाएगा, कैपिटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, ठीक है। कैपिटल क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल एक फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल कैसे फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, कैपिटल कैसे फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगर ध्यान से देखो तो हमने कहा नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक नहीं होगा, फ्लो होगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, ठीक है, छोड़ रहे हैं, ठीक है। हो गया, 30 सेकेंड हो गया। अब इसका आंसर पे डिस्कस करते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हमने जैसे ही कहा कि नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है ही नहीं, फ्लो है, ठीक है। ये क्या है, फ्लो है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका स्टेटमेंट यानी कि फाइनल आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद आपसे मिलते हैं, जरूर जो रिप्लाई करेगा उसका आंसर जरूर मिलेगा, यानी कि मैं आपको जरूर इसका आंसर बताऊं कि क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी हम आपसे ऐसे ही बोर्ड के क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।